गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल क्लियर? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। जय हिंद। नून, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, एवरीथिंग गुड। राधे राधे। कुछ बातचीत कर लिया जाए आप लोगों से, ठीक है? सबसे पहली बात कि ट्रांसजेंडर का नोट्स आपको मिल गया। ट्रांसजेंडर का नोट्स मिल गया। टीम, टेक्निकल टीम, अगर ट्रांसजेंडर पे बच्चों का रिस्पांस आता है तो थोड़ा चैट को रुक कर दिखा दे मुझे। ट्रांसजेंडर का आपको नोट्स मिल गया है। ट्रांसजेंडर का नोट्स मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, सबका आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन, चाइल्ड, कल हम लोगों ने फिनिश किया। अति संवेदनशील वर्ग, बच्चे, वल्नरेबल सेक्शन, चाइल्ड। चाइल्ड का नोट्स आप लोगों को मिल गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन, चाइल्ड का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया। चाइल्ड का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया। अगर मिल गया तो चाइल्ड यस, चाइल्ड यस लिख करके दीजिए, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि आप यस सर चाइल्ड के लिए बोल रहे हैं या ट्रांसजेंडर के लिए बोल रहे हैं। चाइल्ड यस या चाइल्ड नो, आप ये लिखें। चाइल्ड यस और चाइल्ड नो, आप ये लिखें। चाइल्ड यस, चाइल्ड नो, अगर आप लिखें तो और क्लियर हो जाएगा मुझे। चाइल्ड यस, चाइल्ड नो। चैट रुक गया है। टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, चाइल्ड यस, चाइल्ड नो। चाइल्ड यस, चाइल्ड नो। चाइल्ड यस, चाइल्ड नो। चाइल्ड यस, चाइल्ड नो। टेक्निकल टीम चैट दिखाइए। चाइल्ड नो। तो केजीएस टेक्निकल टीम, मैंने चाइल्ड का नोट्स दे दिया है, बच्चों को भेज दिया जाए। आप एक बार बात कर लीजिए, बोल दीजिए। हमें कल ही भेज दिया था, वो एक बार बच्चों को सेंड कर दे। एक बार मैं मैसेज डाल देता हूं, प्लीज सेंड पीडीएफ, प्लीज सेंड पीडीएफ।
ओके, चलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, अति संवेदनशील वर्ग महिलाएं, वल्नरेबल सेक्शन वुमेन, राइट। एक लास्ट है वल्नरेबल सेक्शन जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये वुमेन जब हम पढ़ते हैं बच्चा, तो हमारे यहाँ दो पेपर में वुमेन दिया हुआ है। एक हम जब पेपर 1 पढ़ते हैं तो आपके सामने है पेपर 1 का भारतीय समाज, मैंने यहां पर लिख दिया है। भारतीय समाज में एक टॉपिक है महिला एवं महिला संगठन की भूमिका, महिला एवं महिला संगठन की भूमिका, राइट। और पेपर 2 सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में टॉपिक है भारत में अति संवेदनशील वर्ग महिलाएं, भारत में अति संवेदनशील वर्ग महिलाएं। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को पेपर 2 से शुरू करेंगे, राइट। और बीच में आएगा महिला आंदोलन, तो पेपर 2 पहले खत्म करते हैं, तब फिर हम लोग महिला आंदोलन कंप्लीट करते हैं। डन। ठीक है, इसका एक हम लोग स्टार्ट लेते हैं पेपर 2 से, जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय, और उसके अंदर का एक टॉपिक है भारत में अति संवेदनशील वर्ग या कमजोर वर्ग कह सकते हो, ऑब्लिक कमजोर वर्ग महिलाएं। भारत में अति संवेदनशील वर्ग ऑब्लिक कमजोर वर्ग महिलाएं। एक डायमेंशन खींचिए, एक डायमेंशन खींचिए। पहला है आपका कैपिटल ए, जनांकीकी, या भारत में महिलाओं का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंडीशन है, ये हम लोग देखेंगे। कैपिटल बी, महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, महिलाओं से जुड़ी समस्याएं या महिलाओं के अति संवेदनशीलता का स्वरूप, क्यों हम उसे कमजोर वर्ग मानते हैं, क्यों हम उन्हें अति संवेदनशील वर्ग मानते हैं, आखिर उनके साथ क्या समस्याएं जुड़ी है, क्यों वो कमजोर है, इन सब चीजों के बारे में एक डायमेंशन है हम लोगों के पास, वो हम बनाएंगे। सिलेबस में लिखा है अति संवेदनशील वर्ग के लिए रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास, आयोग और निकाय के रूप में किया गया प्रयास, और एक है उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, यानी हमारे सिलेबस में ये आपको पढ़ना है। समस्या समाधान की दिशा में किए गए प्रयास, और इन प्रयासों में दोनों तरह का प्रयास हम लोगों को पढ़ना है, संवैधानिक प्रयास और योजनागत प्रयास, संवैधानिक वैधानिक प्रयास और योजनागत प्रयास। यही है हमारा सिलेबस जो दिया हुआ है। ये स्टार, किए गए प्रयासों की समीक्षा और सुझाव, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे बच्चा, फिर भी हम लोग कुछ डायमेंशन देख लेंगे। डेमोग्राफिक स्वरूप, समस्याएं, महिलाओं की समस्या के कारण, समस्या समाधान की दिशा में किए गए प्रयास, संवैधानिक वैधानिक आयोग निकाय आदि के रूप में किए गए प्रयास, और फिर नीतिगत और योजनागत प्रयास। ठीक है, दोनों प्रयासों का मूल्यांकन हम कर लेंगे। हमने वहां ऊपर में केवल दे दिया है किए गए प्रयासों की समीक्षा या मूल्यांकन, तो दोनों का कर लेंगे, और फिर समस्या समाधान के लिए सुझाव। हम जिस तरीके से इसको तैयार करेंगे, इसमें सारा का सारा आ जाए जो हम लोग अभी तक तैयार करते रहे हैं। टॉपिक यूपीएससी देता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग उस टॉपिक के मैक्सिमम डायमेंशन को खींचते हैं और फिर उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो। ये हमारा पर्पस नहीं होता है। मैंने बार बार कहा है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो
हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसका उत्तर हम लोग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। तो ये है हमारे सामने आपके डायमेंशन, और इसमें भी हम कई सब टॉपिक बनाते चले जाएंगे। मैंने बताया है कि संवैधानिक और वैधानिक प्रयास हम लिखते हैं, लेकिन कई जगहों पर अगर आयोग का गठन किया गया है तो आयोग पर मैंने एक अलग से टॉपिक बना दिया है और आयोग की समीक्षा भी करी। चल, अब पूछो कि आयोग का टॉपिक सर बना करके आप आयोग की समीक्षा क्यों कर रहे हैं, तो मेरा उत्तर होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग पर प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैंने बार बार कहा है बच्चा कि 10-15 सालों का प्रश्न जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 सालों का प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। हम अलग से कानून क्यों पढ़ रहे हैं, हम अलग से वैधानिक प्रयास क्यों पढ़ रहे हैं? हम एक जगह हम 4-5 वैधानिक प्रयास है जब हमने लिख ही लिया तो हम सेपरेट टॉपिक के रूप में विधान क्यों बना रहे हैं? तो हम इसलिए बना रहे हैं कि वो भी कभी ना कभी पूछा गया है, वो भी कभी ना कभी पूछा गया है। हाँ, कम पूछा जाएगा, डेप्थ में जाकर के जब कभी पूछा जाता है तो पूछ दिया जाएगा तो तुम फिर मेरे पास नहीं आओगे ना, पांडे सर पूछ दिया गया है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल करके मेरे से पूछने, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको पूरा पढ़ाएं। ठीक है, इसलिए हम इस हिसाब से बनाते हैं इसको कि आपका मैक्सिमम एरिया कवर। ये है बच्चा हमारा डायमेंशन। और सबसे पहले हम डेमोग्राफी पे चर्चा करेंगे, हालांकि इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। भारत में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं मानव समाज का एक प्रमुख पार्ट है। अगर हम समाज की बात करें तो बिना महिलाओं के समाज अधूरा है। पूरे मानव आबादी को अगर हम बात करें इसकी दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल। इस कैटेगरी का निर्माण नेचर ने किया है, ये मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में भी ये कैटेगरी विद्यमान है, जानवरों में भी ये कैटेगरी देखी जा सकती है। किसी भी जानवर पर फोकस करते हो तो वहां पर भी ये दो कैटेगरी मेल और फीमेल की पाई जाती है। जब हम मनुष्यों की बात करते हैं तो यहां पर भी दो कैटेगरी मेल और फीमेल की पाई जाती है। पूरे दुनिया में पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है। बट पूरी दुनिया और भारत ऑलमोस्ट पितृ सत्तात्मक समाज रहा है कई कारणों से। कई कारणों से ऐतिहासिक रूप से समाज पर नियंत्रण, समाज पर कब्जा, समाज पर प्रभुत्व मेल का रहा है, पुरुषों का रहा है। परिणामतः पुरुषों की तुलना में विभिन्न कारणों से महिलाओं की संख्या कम हुई है। और कई ऐसे देश हैं जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी कम है। सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि दुनिया में आधे पुरुष हैं और आधी महिलाएं हैं। बट विकसित देशों में, हम लोगों ने डेमोग्राफी में पढ़ा था, औसतन विश्व औसत प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 990 है। ये वर्ल्ड एवरेज है। विकसित देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1040 है। ये विकसित देशों का एवरेज है। कई ऐसे देश हैं जहां पर 1060, 1070, 1080 है प्रति 1000 महिलाओं पर, पुरुषों पर, यानी महिलाएं ज्यादा है। तो कई ऐसे देश हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है, उनमें भारत एक प्रमुख देश है। भारत में 2011 का सेंसस बता रहा है कि प्रति 1000 महिलाओं पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, 943 है, 943। बट फिर भी हम इन जनरल जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत दुनिया में महिलाएं आधी आबादी को परिलक्षित करती है। भारत में भी महिलाएं ऑलमोस्ट आधी आबादी को परिलक्षित करती है। यद्यपि पुरुषों की तुलना में इनकी आबादी थोड़ी कम है, बट फिर भी भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग है। और चूंकि पूरे दुनिया का समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है, भारतीय समाज भी पितृसत्तात्मक समाज रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में
और भारत में ऐतिहासिक रूप से महिलाएं कई तरह की समस्याओं और वंचनाओं का शिकार रही, कई तरह की समस्याओं और वंचनाओं का शिकार रही। यह एक प्रमुख कारण है जिसके लिए महिलाओं को एक कमजोर वर्ग, एक वंचित समूह, एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाता रहा है। और आज भी पश्चिमी समाज में तो कम, लेकिन भारतीय समाज में लिंग समानता पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है। पितृसत्तात्मकता विद्यमान है और भारतीय महिलाएं कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। आजादी के बाद से ही इनकी समस्याओं के लिए कई उपाय किए गए, बट आज भी महिलाओं का समस्या खत्म नहीं हुआ है और ये एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में चिन्हित की जाती है, एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में मानी जाती है और इनके साथ कई समस्याएं आज भी जुड़ी हुई है। कल से तो जुड़ी थी ही। भारत में सती प्रथा की समस्या, पर्दा प्रथा की समस्या, बाल विवाह की समस्या, विधवा विवाह निषेध की समस्या, ये तो एक लंबे समय से महिलाओं के साथ जुड़ी रही प्रथा, परंपरा के रूप में महिलाओं के साथ भारत में जुड़ी रही। स्पेसिफिक भारतीय महिलाओं के बारे में लेकिन आज भी इनके साथ ये समस्याएं खत्म नहीं हुई है और आज भी इनके साथ ये समस्याएं बरकरार है, आज भी इनके साथ ये समस्याएं विद्यमान है। अगर हम आज के भारतीय समाज की बात करते हैं बच्चा, और आज के भारतीय समाज में महिलाओं के अति संवेदनशीलता के स्वरूप की चर्चा करते हैं बच्चा, आज के भारतीय महिलाओं में एक कमजोर वर्ग क्यों है उसको देखने का प्रयास करते हैं तो कई समस्याएं आज दिखती। तो हम आज के भारतीय महिलाओं की जब समस्याओं की बात करेंगे तो इसमें एक वो समस्याएं हैं जो कल भी थी और आज भी कंटिन्यू बनी हुई है, आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, और एक वो समस्याएं हैं तो आज नए रूपों में उभर कर सामने आई है। ये समस्याएं कल नहीं थी बट आज उभर कर सामने आई है। तो हम भारतीय महिलाओं की 3 तरह की समस्याओं की कैटेगरी बनाएंगे। एक वो समस्या जो हिस्टोरिकली चली आ रही थी लेकिन अब लगभग खत्म हो चुकी है, सती प्रथा की समस्या। एक वो समस्या जो ऐतिहासिक रूप से चली आ रही थी, अंग्रेजी शासन काल में या आजादी के बाद उन समस्याओं को दूर करने के लिए कई रूपों में प्रयास किए गए और उन समस्याओं में काफी हद तक कमी आई, बट आज भी वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, बनी हुई है। और एक वो समस्याएं जो आज उभर कर सामने आई है, ये आधुनिक भारतीय समाज में दृष्टिगत हो रही है, ये कल के भारतीय समाज में विद्यमान नहीं थी। ये कौन सी समस्याएं हैं? तो हमारे दिमाग में तो महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं ऐतिहासिक रूप से ये तो दिमाग में है। सती प्रथा की समस्या सबसे विभत्स थी, जहां पत्नी को पति के चिता पर जलने के लिए समाज विवश कर देता था। सतीत्व को एक सामाजिक मूल्य के रूप में, पतिव्रता को एक सामाजिक मूल्य के रूप में भारतीय समाज ने स्वीकार किया था और जो स्त्री पति के चिता पर सती होती थी उनको पतिव्रता माना जाता था। उनके पतिव्रता और उनके सतीत्व को लोग सलाम करते थे, समाज इज्जत देता था। बट राजा राम मोहन राय आदि कई लोगों के प्रयास से कानून बनाकर के सती प्रथा को समाप्त किया गया, गैर कानूनी करार दिया गया और धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे अवेयरनेस आया, एक सामाजिक समस्या के रूप में सती प्रथा खत्म हुई। महिलाओं से जुड़ी दूसरी समस्या थी बाल विवाह की समस्या। इसको भी कानून बना करके काफी हद तक सीमित कर दिया गया और ये समस्याएं भी ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। हालांकि अभी भी बाल विवाह की घटनाएं दृष्टिगत होती है या कम आयु में विवाह कहीं ना कहीं उसी समस्या का कि निरंतरता को दर्शाता है, परिलक्षित करता है, लेकिन ये समस्या भी काफी हद तक कम हुई है। पर्दा प्रथा महिलाओं के साथ जुड़ी एक अन्य समस्या है भारत में। हालांकि शहरों में आज ये समस्याएं ना के बराबर है, नहीं है। गांव में
ये समस्या थोड़ी बहुत मात्रा में अपनी निरंतरता को बनाए। विधवा विवाह निषेध। महिलाएं विधवा होने के बाद वो फिर से विवाह नहीं कर सकती है, आजीवन उस पति के नाम के साथ उसको जीना पड़ता है। ये भी महिलाओं के साथ एक प्रताड़ना थी, एक समस्या थी। कानून बना करके इस समस्या को दूर किया गया, कानून बना करके विधवा विवाह को खत्म किया गया, विधवा विवाह निषेध के नियम को खत्म किया गया, सॉरी, कानून बना करके। बट आज भी कानून बनने के बाद भी सामाजिक रूप से इस कानून को सहमति नहीं मिल पाई है। परिणामतः आज भी विधवाओं का रीमैरिज नामात्र का होता है। कानूनी प्रावधान तो है कि विधवाओं का रीमैरिज होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन नामात्र का होता है, क्योंकि कानून बनने के बाद भी इस पर सामाजिक सहमति नहीं बन पाई है। लीगल तो है बट इसको लेजिटिमेसी नहीं मिल पाई है, इसको वैधता नहीं मिल पाई। वैधानिक है बट वैधता नहीं मिल पाई है, समाज की मान्यता नहीं मिल पाई। परिणाम, कानून रखा हुआ है लेकिन विधवाओं का रीमैरिज नहीं होता है। कुछ लोगों का ही होता है, बदलाव आ रहा, परिवर्तन आ रहा, बट आज भी मैक्सिमम महिलाओं का रीमैरिज नहीं होता है, विधवाओं का रीमैरिज नहीं होता। हमारे यहां विधवा का प्रतिष्ठा मूल्य कुंवारी लड़कियों से बहुत कम है। मैंने पहले भी चर्चा किया था इस पर। ये सब वो समस्या थी महिलाओं की जो पहले से चली। इसके अलावा बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी नियोगिताएं उन पर लादी गई थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। फुटबॉल का मैच हो रहा, क्रिकेट का मैच हो रहा है, गांव में रामलीला हो रहा है, तो राम का अभिनय पुरुष तो करता ही था, सीता का अभिनय भी पुरुष ही करता था। गांव की किसी लड़की को सीता का रोल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की अनुमति नहीं थी। महिलाएं फुटबॉल नहीं खेल सकती थी, क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी। गार्गी, मैत्रेयी, कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं हमारे इतिहास में, विदुषी महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं, जो बताता है कि नहीं, पहले भी कुछ महिलाएं रही जो विद्वान बनी, लेकिन ये नामात्र के हैं। और अगर हम व्यवहारिक रूप से नजर डालें इन सब चीजों पर, सब कुछ ओके है, मैं सुनाई दे रहा हूं, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, क्लास बंद है। बच्चा ओके, ऑल क्लियर लिख के भेजिए। ओके, ऑल क्लियर लिख कर भेजिए। चलिए, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर बंदिश लगाई गई थी, उनको इन सब चीजों से वंचित किया गया था और घर की चार दीवारी में बंद करके रखा गया था। लेकिन आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही है, नौकरी कर रही है, सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता बढ़ी है, लेकिन आज भी ये पूरी तरह से नहीं है और आज भी इन समस्याओं की निरंतरता बनी हुई है। इसलिए अगर आज के भारतीय समाज की महिलाओं की समस्याओं की बात करें, चर्चा करें, तो कुछ कुछ समस्याओं को अलग अलग कैटेगरी में रख करके हम देख सकते हैं। एक तो परिवार के अंदर महिलाओं के साथ क्या समस्या है, बड़ा क्लियर है। अगर हम कहें कि भारत में परिवार में महिलाओं की आज भी दोयम दर्जा विद्यमान है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, 5-10%, 15%, 20% में परिवर्तन आया है। आजादी के बाद से लेकर के जो प्रयास हुए हैं, निश्चित रूप से महिलाओं का इंपावरमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल आजादी के से लेकर के अभी तक की बात करें तो परिवार के अंदर महिलाओं के साथ मारपीट, उत्पीड़न की समस्याएं बनी हुई। घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया, इन अधिनियम को ला करके इस तरह की घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया है। नो डाउट इस प्रयास का लाभ भी मिला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज भारत की महिलाएं पूरी तरह से पारिवारिक उत्पीड़न से
बच चुकी है। अब उन्हें पारिवारिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता है। तो परिवार के अंदर मारपीट आदि समस्याएं उनके साथ बनी हुई है। दहेज का हत्या, दहेज उत्पीड़न, ये सारी चीजें एक परिवार के अंदर उनके साथ कॉमन है। कुछ नई समस्याएं उभर कर सामने आई है। पहले महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाती थी, घर की चारदीवारी में रहती थी। अब महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर जाने लगी है, घर की चारदीवारी से बाहर आई है। तो सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़ और बलात्कार की समस्या एक नई समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। महिलाएं बाहर निकली, लोगों ने घेरा। निर्भया कांड, महिलाएं घर में नहीं थी निर्भया, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या की गई। वो घर से बाहर आई। तो घर से बाहर महिलाएं पढ़ने के लिए आ रही है, नौकरी करने के लिए आ रही है, बाजार करने के लिए आ रही है। सार्वजनिक स्थलों पर उनकी एंट्री बढ़ी है, सार्वजनिक स्थलों पर उनका आवागमन बढ़ा है और सार्वजनिक स्थलों पर उनके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ी है। यह एक नई समस्या है। ठीक है, यह एक नई समस्या है। पहले महिलाएं नौकरी नहीं करती थी, अब महिलाएं नौकरी करने लगी है। क्योंकि समाज आज भी पितृसत्तात्मक है, पूरी तरह से पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई है। इसलिए आज जब महिलाएं नौकरी करने लगी है, तो जहां पर नौकरी कर रही है, कार्यस्थल पर उनके साथ यौन शोषण जारी है। एक नई समस्या, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की समस्या। अभी हाल ही में मीटू आंदोलन चला था, आपने सुना होगा। मीटू मूवमेंट कुछ इसी तरह की समस्याओं के विरोध में चला था। महिलाएं नौकरी करती है, महिला जहां नौकरी करती है, उनका जो सीनियर बॉस है, प्रमोशन का लालच देकर उनके साथ यौन शोषण कर रहा, उनका नौकरी से हटाने का लालच देकर के उनका यौन शोषण करता है। जहां भी नौकरी करती है उसका मालिक है, वहां उनका यौन शोषण हो रहा है। तो कार्यस्थल पर यौन शोषण महिलाओं से जुड़ी एक अन्य समस्या है, जो आज की समस्या है और जिसको देखा जा सकता है। आज हम महिलाओं की एक और समस्या की बात कर सकते हैं, वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार। हालांकि वेश्यावृत्ति कोई नई घटना नहीं है भारत के लिए, और ऐतिहासिक रूप से भारत में वेश्याओं का उल्लेख मिलता है, वेश्यागमन का लोगों का उल्लेख मिलता है और वेश्यावृत्ति विद्यमान रही। लेकिन आज भारत में ये समस्या खत्म नहीं हुई। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद इसको बड़े प्रोफेशनली अंदाज में इसको लोगों ने अपनाना शुरू किया। लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, लोगों की जरूरतें बढ़ी, लोगों के धन की जरूरतें महसूस हुई, और इन धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति के नए रूप आज दिखाई देते हैं। ट्रेडिशनल वेश्यावृत्ति तो है ही, लेकिन आज कॉल गर्ल के रूप में, सोसाइटी गर्ल के रूप में आज वेश्यावृत्ति एक कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है, और यह भी भारत की एक महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्या है। वेश्यावृत्ति एवं अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार का मतलब है कि इनके साथ इनकी ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति के लिए इनकी तस्करी, ये भी भारत में जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। जब भी हम मानव तस्करी की बात करते हैं, तो मानव तस्करी में बच्चे और महिलाएं मानव तस्करी के दो प्रमुख कंपोनेंट हैं। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की तस्करी होती है, भिक्षाटन के लिए या अन्य व्यापार के लिए बच्चों की तस्करी होती है। भारत में तस्करी पर एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। इसके लिए सरकार काफी चिंतित है, और जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो हमने वहां पर एक टॉपिक ही बनाया है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है। तो अगर हम महिलाओं की समस्या की बात करें, कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी की जाती है, भारत में नेपाल से ला करके महिलाओं को ले जाया जाता है और अरब कंट्री में बेचा जाता है। बांग्लादेश से महिलाओं को लाया जाता है, अरब कंट्री में बेचा जाता है। भारत की महिलाओं को बरगला करके लोग ले जाते हैं और अरब कंट्री में बेचते थे, या उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाया जाता है। तो वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार इनकी एक अन्य समस्या है। महिलाओं से जुड़ी अगर हम कुछ और समस्या की बात करें, तो एक समस्या थी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बालिका शिशु हत्या। क्योंकि हमारे यहां पुत्र प्राप्ति को महत्व दिया जाता है, इसलिए पुत्री होने पर कई लोग उसकी जाकर हत्या कर देते थे। लेकिन आज अल्ट्रासाउंड मशीन की उपलब्धता के कारण
पुत्री होने का अवसर ही नहीं दिया जाता है और पेट के अंदर ही उनको मार दिया जाता है। तो बालिका शिशु हत्या की जगह कन्या भ्रूण हत्या आज की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो महिलाओं से जुड़ी अगर हम एक अन्य समस्या की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या एक अन्य समस्या है। ये सब आज की समस्या है, पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद कुछ हम और समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं और वो समस्या है पॉर्न साइट, अश्लील चित्र, अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो आदि के द्वारा महिलाओं का अभद्र निरूपण किया जाता है, महिलाओं को गलत रूप में प्रदर्शित किया जाता है, महिलाओं को गलत रूप में दिखाया जाता है। इससे महिलाओं को कोई शारीरिक जख्म या हानि नहीं होती है क्योंकि वो स्वैच्छिक रूप से वहां गई होती है, लेकिन इससे समाज में महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा का क्षरण होता है। इससे समाज में महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा का क्षरण होता है, इसमें गिरावट आती है और यह भी महिलाओं के लिए एक समस्या है। आज की बाजार अर्थव्यवस्था अगर कुछ इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रही हो जिससे समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा गिर रही हो, यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हम बात करते हैं तो इसको भी उसमें शामिल किया जाता है और आज सरकार इसको रोकने के लिए कई उपाय कर रही है, कानून बनाए गए हैं, आगे चल के हम देखेंगे समझेंगे। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र, अश्लील पॉर्न साइट आदि को रोकने के लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर किए गए प्रयास में बच्चा हम वही देखेंगे ना जो महिलाओं से जुड़ी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयास, चाहे वो संविधान के रूप में, विधान के रूप में, आयोग के रूप में प्रयास हो या फिर विकास नीति और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास हो। फोकस तो ये समस्याएं ही रहेगी। वेश्यावृत्ति की समस्या को रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया, घर के अंदर महिलाओं के साथ मारपीट अत्याचार को रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार को रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया। निर्भया कांड के बाद इस पर कठोर कानून बनाया गया है। लड़कियों को पता नहीं है कि उनकी सुरक्षा के लिए कितने कठोर कानून है। अगर कोई लड़का एक लड़की को केवल घूर दे, उसको कहीं भी फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं है, और लड़की अगर शिकायत करती है कि यह लड़का हमें घूर रहा था, 2 साल की सजा है बच्चा, 2 साल की सजा है। बाकी और कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ और किया या नहीं किया, आपने कोई बदतमीजी की, आपने गाली गलौज किया, आपने मुंह से कोई अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, या आपने उनके साथ कोई शारीरिक रूप से कुछ व्यवहार किया, कुछ भी आपने नहीं किया। बस केवल यही साबित हो जाए कि आप घूर रहे थे, आप रियल में घूर रहे थे, इतना काफी है 2 साल की सजा। और केवल ये सिद्ध हो जाए कि आपने उस लड़की का पीछा किया, फिर आप वापस लौट आए, आपको एक लड़की दिखाई दी, लड़की का आपने पीछा किया, कहां रहती है जानने के उद्देश्य से, चाहे जो भी, फिर वापस चले आए, 3 साल की सजा। तो आप देखोगे कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, इन सब चीजों को रोकने के लिए कानूनी प्रयास किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न न हो, उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। वेश्यावृत्ति, अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट बनाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और शिशु लिंगानुपात को दूर करने के लिए, सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनागत प्रयास किया गया, अभियान चलाया गया। तो ये भी एक समस्या है। महिलाओं के साथ जुड़ी जब हम समस्या की बात करते हैं तो आज एक नई समस्या आई है जिस पर निबंध भी पूछा गया है और इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय भी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की थी। नौकरी करने वाली महिलाओं में भूमिका संघर्ष की समस्या, कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष की समस्या। वो महिलाएं जो नौकरी करती है, वो महिलाएं जो नौकरी करती है और घर का भी उनको काम करना पड़ता है। अब घर का काम प्रॉपर करती है, एक पत्नी की भूमिका का निष्पादन करती है, पति की देखभाल करती है, एक मां की भूमिका का निष्पादन करती है, बच्चे की देखभाल करती है,
एक बहू की भूमिका का निष्पादन करती है, सास ससुर की देखभाल करती है, तो निश्चित तौर पर एक डीएम को भूमिका का प्रॉपर तरीके से निष्पादन नहीं कर पाती। डीएम वाला जो कार्य है वो बाधित होता है। और यदि वो डीएम का कार्य प्रॉपर तरीके से करती है, एक पत्नी के रूप में पति को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाती है, एक माँ के रूप में बच्चों की प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाती है, एक बहू के रूप में बूढ़े सास ससुर की प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाती है। महिलाओं की इसी स्थिति को भूमिका संघर्ष कहा जाता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और रोल कॉन्फ्लिक्ट भी आज महिलाओं से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। रोल कॉन्फ्लिक्ट भी आज महिलाओं से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। और एक समस्या हम लास्ट में लिखेंगे, मैंने पहले भी कह दिया कि ऑलमोस्ट कम हो चुकी है, बट ये भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये पुरानी समस्या है जो अपनी निरंतरता को आज भी बनाए हुए है, और वो है बाल विवाह और कम उम्र में विवाह की समस्या। बाल विवाह और कम उम्र में विवाह की समस्या। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि आज भी 27% विवाह निर्धारित आयु से कम में हो रहे हैं। 27% मैरिज। निर्धारित आयु का मतलब होता है कि लड़कियों की 18 वर्ष आयु है, 16-17 में अगर शादी हो रहा है तो निर्धारित आयु से कम है। 21 है, 18-20 में ही लड़कों की शादी कर दी जाती है बहुत से जगहों पर। निर्धारित आयु से कम में है, कम उम्र में 27% ऐसे लोगों की शादी इसी तरह से होती है, 18 से कम में और 21 से कम में। कुछ जगहों पर अपवाद में बाल विवाह भी दिखाई देता है। कई ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जहां बाल विवाह प्रचलन में है। ये समस्या भी आज बनी हुई है। हालांकि लास्ट में हम दे रहे हैं क्योंकि इस समस्या पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं। डन। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं बच्चा। पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग कैपिटल ए। पीछे में भले आपका ओ बी हो, बट यहां लिखिए भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्या ऑब्लिक अति संवेदनशीलता का स्वरूप। भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्या ऑब्लिक अति संवेदनशीलता का स्वरूप। अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो। पहला पॉइंट, परिवार के अंदर हिंसा, कौमा उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या आदि। सेकंड पॉइंट, सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ एवं बलात्कार। सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ एवं बलात्कार। सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ एवं बलात्कार। तीसरा है कार्यस्थल पर यौन शोषण। कार्यस्थल पर यौन शोषण। चौथा है वेश्यावृत्ति एवं अनैतिक व्यापार। वेश्यावृत्ति एवं अनैतिक व्यापार। पांचवा है कन्या भ्रूण हत्या। सबके बारे में मैं दो लाइन अच्छा से समझा दिया हूं, और अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने पढ़ा भी है बच्चा। कन्या भ्रूण हत्या को एक अलग टॉपिक बना करके हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, डेमोग्राफी में। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या। 6 नंबर, अश्लील साहित्य। 6 नंबर, अश्लील साहित्य, चित्र आदि द्वारा
अश्लील साहित्य, चित्र आदि द्वारा महिलाओं का अभद्र निरूपण, अश्लील साहित्य, चित्र आदि द्वारा महिलाओं का अभद्र निरूपण एवं उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा का क्षरण, एवं उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा का क्षरण। 7 नंबर, कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष की समस्या, कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष की समस्या। 8 नंबर, बाल विवाह एवं कम उम्र में विवाह की समस्या, बाल विवाह एवं कम उम्र में विवाह की समस्या। बाल विवाह एवं कम उम्र में विवाह की समस्या। बाल विवाह एवं कम उम्र में विवाह की समस्या। डन। ये है बच्चा भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याएं। आज महिलाएं किन किन समस्याओं का सामना कर रही हैं। एक तो परिवार के अंदर उनके साथ आज भी मारपीट, हिंसा जारी है। ग्रामीण समाजों में ये ज्यादा है, शहरों में कम है। वैचारिक मतभेद के कारण पति पत्नी में भी लड़ाई जाती है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्टी सेल मैरिज, दुखी वैवाहिक जीवन उनके साथ जुड़ी एक अन्य समस्या है। हालांकि ये उन्हीं के साथ नहीं, पारिवारिक समस्या है। कार्यस्थल पर आज जो नौकरी करने जा रही है वहां पर भी उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती है, यौन शोषण जैसी घटनाएं होती है। बाजार वगैरह में चलने पर लोग कमेंट मारते हैं, ये चीजें कॉमन है। उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़, इस तरह की समस्याएं विद्यमान है भारत में। इसके बाद आज एक वेश्यावृत्ति, इस टाइप की समस्याएं भी उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने उनकी समस्याओं की चर्चा कर ली। अब प्रश्न है इन समस्याओं का क्या कारण है। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डालिए, कैपिटल बी, भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के कारण। भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का कारण। भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का कारण। भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का कारण। हेडिंग डाल दिया आपने, नीचे की तरफ एरो दीजिए। हम लोग इन समस्याओं के कारणों को 2 भागों में बांट देंगे। राइट, एक होगा परंपरागत कारण। जो परंपरागत कारण रहे हैं वो महिलाओं से जुड़ी परंपरागत समस्याओं के लिए उत्तरदायी रहे। ठीक है, और कुछ कारण हैं जो आधुनिक कारण हैं, जो आज भी बने हुए हैं। इसमें से कुछ परंपरागत भी है बट आज भी विद्यमान है।
कुछ कारण है जो कल थे, जिनका रिजल्ट आज भी महिलाएं भुगत रही है। ठीक है, परंपरागत कारणों में हम दे सकते हैं पितृसत्तात्मक समाज। ऐतिहासिक रूप से हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है। ऐतिहासिक रूप से सभी क्षेत्रों पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है, परिणामतः सभी क्षेत्रों से महिलाएं वंचित रही। ऊपर से ही जुड़ा हुआ एक और परंपरागत कारण हम दे सकते हैं, ढेर सारे उन पर सामाजिक प्रतिबंध और उनको घर के कामकाज तक सीमित कर दिया जाना। हम तीसरा कारण दे सकते हैं, निम्न शैक्षिक अधिकार पहले से था, निम्न शैक्षिक स्थिति पहले से थी, इसकी निरंतरता आज भी बनी हुई। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में महिलाओं की निम्नतर स्थिति होती है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की निम्नतर स्थिति के लिए संयुक्त परिवार व्यवस्था एक प्रमुख कारण रहा है। उसका मुखिया पुरुष होता है, घर का बुजुर्ग होता है। मेल डोमिनेंट फैमिली थी हमारी ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली भी कई रूपों में महिलाओं की निम्नतर स्थिति का कारण रही। जाति व्यवस्था के नियम भी पुरुष प्रधान रहा है, और यह भी कहीं ना कहीं महिलाओं की निम्नतर स्थिति का कारण रहा है। ठीक है कि ये कारण आज कमजोर हुए हैं, बट अगर हम आजादी के बाद से इन समस्याओं को देखें तो ये सब कारणों की प्रमुखता रही है। और राजनीतिक सशक्तिकरण का अभाव, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो पॉलिटिकल पावर में इनकी भागीदारी का अभाव, सत्ता संरचना में इनकी भागीदारी का अभाव, ये सब कारण परंपरागत कारण है। आज महिलाओं के साथ जितनी भी समस्याएं जुड़ी है, इन समस्याओं का क्या कारण है? तो आज पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। कल भी थी, बट आज भी पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। कल के कारणों के परिणाम स्वरूप ये कारण आज बना हुआ है, और पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर होने के कारण पुरुषों की डोमिनेंसी को इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज भी ये आधुनिक शिक्षा से वंचित है, पहले भी थी, आज भी। पहले तो पूरी तरह से शिक्षा से वंचित थी, आधुनिक शिक्षा तो दूर की बात है। इनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार ही नहीं था, लेकिन कानून बना करके शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया गया। लेकिन वो परंपरागत मान्यताओं का प्रभाव रहा कि आधुनिक शिक्षा से आज भी वंचित है, और आधुनिक शिक्षा से वंचित होने के कारण ये कई तरह की समस्याओं को झेल रही है। आधुनिक राजनीतिक सत्ता से वंचित है, ये भी एक कारण है। कहीं ना कहीं राजनीतिक सशक्तिकरण का अभाव इनकी निम्नतर स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए महिला आंदोलन कहता है कि नहीं, महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जाए, उनको राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए, उनका लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में उनको आरक्षण दिया जाए। इस दिशा में प्रयास हुआ। अलग अलग वैयक्तिक कानून को भी उनकी निम्नतर स्थिति का कारण माना जाता है। आजादी के बाद हमने पर्सनल लॉ का प्रोविजन किया, समान नागरिक संहिता की जगह वैयक्तिक कानून को अपनाया, मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, और कहा गया कि उनके लिए उनके धर्म में जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार उन पर काम होगा। तो आजाद भारत में आधुनिकता के मूल्यों के अनुरूप ढेर सारे कानून तो बनाए गए, लेकिन ये कानून हमारे समाज के अल्पसंख्यक समुदाय पर लागू नहीं होते हैं। ये कानून मुस्लिमों पर, ईसाइयों पर, पारसियों पर लागू नहीं होते, और उनका सामाजिक व्यवस्था जो है वो परंपरागत मान्यताओं, धर्म पर आधारित है, और वो धर्म पितृसत्तात्मक समाज वाला धर्म था। वो मान्यताएं कहीं ना कहीं पैट्रियार्की से प्रभावित थी। ये आज भी उस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी हुई है। बहुत दिनों तक तलाक का मुद्दा भारतीय समाज में महिलाओं से जुड़ी एक प्रमुख समस्या थी। जब चाहे तब पति उनको तलाक कह करके छोड़ देता था, और केवल मेहर की रकम देता था, उनका भरण पोषण भी नहीं करता था। आर्थिक रूप से बेचारी कई तरह की समस्याओं को झेलती थी, बच्चों के पालन पोषण के संदर्भ में कई तरह की समस्याओं को झेलती थी। और व्यक्तिगत कानून
के अनुसार ही उनका सिस्टम चलता था। आधुनिक कानून उन पर लागू नहीं होता था। हमने संविधान में कह रखा था कि सबको अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के पालन का अधिकार होगा, राज्य किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आर्टिकल 30 में हमने कहा कि राज्य अपनी संस्कृति उन पर आरोपित नहीं करेगा। वो चार विवाह कर सकते हैं। ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं की निम्नतर स्थिति को दर्शाती है। ये भी एक कारण, कहीं ना कहीं विभिन्न पर्सनल लॉ भी इसके लिए एक उत्तरदायी कारण है। अगर हम खास करके मुस्लिम महिलाओं में निम्नतर स्थिति को देखें तो, मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं की बात करें तो आधुनिक कारणों में एक कारण है आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था और कंज्यूमरिज्म। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बाजार अर्थव्यवस्था और उपभोक्तावाद को बढ़ा दिया है। हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ गई है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। हर व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है। इसी पाने की लालच में वो असंतुष्ट हो जाता है, मिलता नहीं है तो असंतुष्ट हो जाता है, संघर्ष टकराव की स्थिति में आ जाता है। कहीं ना कहीं ये भी महिलाओं से, खास करके वेश्यावृत्ति, कॉलगर्ल में भारत में लिप्त वो लड़कियां पाई गई जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब नहीं थी। निम्न मध्यम वर्ग की लड़कियों का कॉलगर्ल में शामिल होना केवल इसलिए कि उनका लिपस्टिक, पाउडर, उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे और सामान्य सैलरी से उनका खर्चा नहीं निकल पाता था। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म भी कई प्रकार की समस्याओं का कारण है। और एक कारण हम लोग और लिखेंगे, जब महिलाओं ने समानता के लिए आंदोलन शुरू किया, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो पावर में होता है वो कभी पावर को छोड़ना नहीं चाहता। जो पावर में होता है वो हमेशा पावर में बने रहना चाहता है। ये मानव स्वभाव है बच्चा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और एक लंबे समय तक पुरुष पावर में रहे, एक लंबे समय तक पुरुष ने मानव समाज पर शासन किया, दबंगई बनी रही, सत्ता स्थापित किए रहे। और जब इस उनके सत्ता का विरोध महिला आंदोलनों के द्वारा किया गया तो पुरुष जो है वो प्रतिक्रियावादी हो गया। पैट्रियार्किकल सोसाइटी ने उस पर रिएक्शन दिया और रिएक्शन ने भी महिलाओं के साथ कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया। इस प्रतिक्रिया ने भी महिलाओं के साथ कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया। एक जगह पर तो आकर के महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी हो गया। महिला आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि पुरुष ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया ने भी महिलाओं को कई तरह की समस्याओं से ग्रसित किया। इस तरीके से दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करके महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के कारणों की चर्चा कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि ये कारण उतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं होंगे। एक आध कारण को फोकस करके प्रश्न बना सकता है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, रक्षोपाय के लिए क्या प्रयास किए गए, ये पूछा जाएगा। हालांकि हर अति संवेदनशील वर्ग को पढ़ाते समय हमने उनके समस्याओं की भी चर्चा की है और हमने उनकी समस्याओं के कारणों की भी चर्चा की है। हमारे पास एक कंटेंट है कि अगर पूछे तो हम लिख सकते, लेकिन हम फोकस्ड होंगे उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में क्या प्रयास किए गए। संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास, जहां पर वैधान या कानून ताजा है, नया है और जहां पर सेपरेट सवाल पूछे जाने की, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोगों ने अलग से एक टॉपिक बना करके किया है और आगे भी करेंगे। और इसके बाद उनके लिए क्या नीति है, क्या योजनाएं हैं, इसको भी हम देखते चलेंगे। डन। तो सबसे पहले कारणों को हम लिख लेते हैं बच्चा। पहला कारण, हम सबसे पहले इसको दो पार्ट में करें। स्मॉल ए, परंपरागत कारण। परंपरागत कारण हेडिंग दो, अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दो। परंपरागत कारण पहला, एक नंबर, ऐतिहासिक रूप से समाज में पुरुषों का वर्चस्व। ऐतिहासिक रूप से समाज में पुरुषों का वर्चस्व। दूसरा,
अनेक सामाजिक प्रतिबंध, अनेक सामाजिक प्रतिबंध तथा घरेलू कार्यों तक सीमित भूमिका, तथा घरेलू कार्यों तक सीमित भूमिका। तीसरा पॉइंट, निम्न शैक्षिक अधिकार, निम्न शैक्षिक अधिकार एवं निम्न शैक्षिक स्थिति, निम्न शैक्षिक अधिकार एवं निम्न शैक्षिक स्थिति। चौथा पॉइंट, संयुक्त परिवार एवं संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था के नियम, संयुक्त परिवार के नियम लिख दो, संयुक्त परिवार के नियम एवं जाति व्यवस्था के नियम, संयुक्त परिवार के नियम एवं जाति व्यवस्था के नियम। अगला पॉइंट, सत्ता संरचना में भागीदारी का अभाव, सत्ता संरचना में भागीदारी का अभाव। पांच पॉइंट हमने यहां दे दिया। आधुनिक कारण पूछो मैंने क्यों दिया। एक जगह क्वेश्चन था कि भारत में महिलाओं की निम्नतर स्थिति के लिए परंपरागत कारणों की चर्चा कीजिए, निम्नतर स्थिति के लिए उत्तरदायी परंपरागत कारणों की चर्चा कीजिए। अगर ऐसे करे तो दिमाग में होना चाहिए, बाकी सारे के सारे कारण हैं, सारे के सारे कारणों को हम लिखेंगे। आधुनिक कारण, स्मॉल बी, आधुनिक कारण। पहला, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। दूसरा है आधुनिक शिक्षा से वंचितता, आधुनिक शिक्षा से वंचितता। आज भारत की महिलाएं निरक्षर है, साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में उनमें कम है, यह आधुनिक शिक्षा से वंचित है। और यह आधुनिक शिक्षा से वंचित होने के कारण कई तरह के अधिकारों को बारे में वो जागरूक नहीं हो पाती है और आज वो समस्याओं का सामना कर रही है। आधुनिक शिक्षा से वंचितता। तीसरा, आधुनिक राजनीतिक सत्ता से वंचितता, आधुनिक राजनीतिक सत्ता से वंचितता, आधुनिक राजनीतिक सत्ता से वंचितता। आधुनिक राजनीतिक सत्ता से वंचितता। चौथा, विभिन्न वैयक्तिक कानून, विभिन्न वैयक्तिक कानून, विभिन्न वैयक्तिक कानून। विभिन्न पर्सनल लॉ। पांचवा, सबके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक एक करके मैंने सारा समझा दिया है। पांचवा, आधुनिक बाजार व्यवस्था, आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था और उपभोक्तावाद।
आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था और उपभोक्तावाद। आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था एवं उपभोक्तावाद। और छठा है महिला आंदोलन के विरुद्ध पितृतंत्र की प्रतिक्रिया। 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 ओके, ये है बच्चा महिलाओं से जुड़ी समस्याएं और उन समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारण। अब हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, महिलाओं के रक्षोपाय के लिए, महिलाओं के बेहतरी के लिए, महिलाओं के समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयास। एक फ्रेश पेज पे जाओ और बड़ा सा हेडिंग डालो, महिलाओं के बेहतरी के लिए, या बेहतरी लिखो, महिलाओं के बेहतरी ऑब्लिक रक्षोपाय। ये आपके सिलेबस का वर्ड है इसलिए मैंने डाल दिया यहां पर। महिलाओं के बेहतरी ऑब्लिक रक्षोपाय ऑब्लिक समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास। आई रिपीट, महिलाओं के बेहतरी ऑब्लिक रक्षोपाय ऑब्लिक समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का मेन टॉपिक है और इन समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयास संवैधानिक, वैधानिक, योजनागत, और फिर इसकी हम समीक्षा करेंगे। और ये हम लोग कल से शुरू करेंगे बच्चा। आज हम छुट्टी करते हैं आपको, ठीक है। प्रॉपर टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। आज एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया जो हम लोग करने जा रहे हैं। डन? ओके, सो थैंक यू आज के क्लास के लिए। ठीक है, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा, तो हम लोग कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे 12:30 बजे और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे संवैधानिक प्रयास और वैधानिक प्रयास कंप्लीट करने का। हालांकि वैधानिक प्रयास में थोड़ा ज़्यादा है, तो पीडीएफ और लिखवाना दोनों को मिक्स करके मैं कोशिश करूंगा कि कल खत्म करूं। कल परसों 2 दिन हम लोगों का लगेगा, एक दिन हम लोग आंदोलन में लगाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं बच्चा हम लोग।